हेलो। हाँ। यस सर। हाँ आज मैं ये कॉर फैक्टर के लिए कॉर फैक्टर कवर करूंगा, है ना। पीएस थ्योरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नाउ विल बी टेकिंग द कॉर फैक्टर, ये आपका। तो इन कॉर फैक्टर आई विल टेकिंग द फर्स्ट द यार्न डायमीटर, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि भी यार्न डायमीटर आपका जो होता है वो एग्जैक्टली यू शुड नो, क्योंकि आपकी जो वाइंडिंग मशीन होती है तो हम वहां पर जो कॉर फैक्टर आपका जो आपके स्लग कैचर के अंदर जो सेटिंग करते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे आपका मैकेनिकल हो, तो आप देखते हैं कि भी 1.5 टाइम्स टू द से लेकर के 2 टाइम्स टू द डायमीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आपका 5 टाइम डायमीटर से लेकर के 6.5 टाइप तक करते हैं। मतलब ऑटो कोनर वगैरह के अंदर जो यान आपके ये जो डिफेक्ट्स होते हैं स्पन यान के, थिक एंड थिन प्लेसेस ऊस्टर वगैरह, तो इनको रिमूव करने के लिए हम ये आपका एग्जैक्टली यान डायमीटर की जो सेटिंग करते हैं, तो दैट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है ना। तभी आपके जो ये यान का जो सेटिंग है ना, तो दैट इज डन। तो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग द यान डायमीटर एंड देन आई विल बी टेक टू कवर द कॉर फैक्टर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ। तो इन द यान डायमीटर, ये 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 डिफरेंट, एक तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड्स, है ना, जिसके अंदर हम डायरेक्ट यान डायमीटर निकालते हैं। तो पहला वाला आप देखें तो ये जो डायमीटर है आपका हैमिल्टन मेथड, तो इसके अंदर हम यान डायमीटर को डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे आप इसके लिए आप क्या करते हैं कि ये फर्स्ट है आपका हैमिल्टन मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यान डायमीटर को निकालने के लिए तो हैमिल्टन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ये आपका जो यान डायमीटर हम मेजर करते हैं, तो दैट इज योर द हैमिल्टन मेथड। ये एक्चुअली क्या, डायरेक्ट हम यान का डायमीटर इसमें मेजर करते हैं, ठीक है ना। हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं और इसका, ये आपकी ग्लास रॉड है, और यान को पर्टिकुलर टेंशन के ऊपर, ये आपका यान है, दिस इज द यान, और यान को हम इसके ऊपर n नंबर ऑफ कॉइल्स हम दे देते हैं, ठीक है ना। ये आपका नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल टू n, और थिकनेस जो है ये आपकी t के बराबर है, t इंच। तो आपका यान, तो यान डायमीटर होगा आपका, यान डायमीटर बराबर t अपॉन n, है ना।
जो थिकनेस, मतलब यान को हम पर्टिकुलर टेंशन के ऊपर हम इसको रैप करते हैं ग्लास रॉड के ऊपर और क्लोजली, और इनके ऊपर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को नोट कर लेते हैं और थिकनेस को मेजर कर लेते हैं ग्लास रॉड पर, और इस थिकनेस को हम n से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारा यान डायमीटर आपका डी कैलकुलेट हो जाता है इन इंचेस, ठीक है ना। तो ये तो मेथड हो गया आपका हैमिल्टन मेथड। सेकेंड मैंने बताया आपको, सेकेंड होता है आपका प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। जैसे आपने एफएमआई प्रैक्टिकल के अंदर ये आपका प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप आपने यूज किया है। प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप आपने देखा है कि इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर होती है आपकी 500, आपका 100, है ना, लाइक दिस। तो अगर आपको ये आपका स्क्रीन होता है, और जैसे आपने निकाला है सेकेंड ईयर के अंदर कि स्लाइड को, फाइबर की स्लाइड को हम रख देते हैं इसके अंदर और हम फाइबर को पहचानते हैं, उसी तरीके से यान को हम रख करके और ये ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर हम यान का डायमीटर हम मेजर कर लेते हैं कि जैसे ये आपका यान आ रहा है, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी द यान, और इसको स्केल के ऊपर हम मेजर कर लेते हैं। और फिर जैसे आपका जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यान का डायमीटर निकल आता है। तो ये मेथड हो गया आपका बाय प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। आपने यूज किया होगा सेकेंड ईयर के अंदर प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। हेलो, आपने यूज किया प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप? हेलो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, वो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप आपने यूज किया होगा ना सेकेंड ईयर में। हेलो, यस सर। हाँ, तो उसके अंदर जैसे फाइबर को रखते हैं, तो यहाँ पर हम स्लाइड में यान को रख देते हैं और इसके थिकनेस को मेजर कर लेते हैं स्केल के ऊपर। फिर हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, जैसे मैग्नीफाइंग पावर आपकी 500 है, तो इससे हम डिवाइड करके एग्जैक्ट डायमीटर को मेजर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। फिर थर्ड होता है आपका, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है, डायरेक्ट आप यान का डायमीटर आप मेजर करते हो। और थर्ड होती है आपकी, ये आपका फोटो सेल एंड द ये लेजर टेक्निक्स, है ना। फोटो सेल और आजकल ये आपका लेजर टेक्निक्स, इनका भी आजकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं, और इसके द्वारा भी हम यान का डायमीटर हम मेजर कर लेते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम यान डायमीटर को मेजर करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका जो स्पन यान होता है आपका, तो स्पन यान के अंदर क्या हो जाता है कि जो यान होता है, तो इसके अंदर आपका हेरीनेस होती है आपकी, है ना। तो हेरीनेस होने की वजह से हम एग्जैक्ट डायमीटर हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर दो डिफेक्ट होते हैं आपका, एक तो यान डायमीटर इज नॉट एग्जैक्ट, डाया इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हेरीनेस होने की वजह से ये हमें बाउंड्री नहीं मिल पाती यान की कि भाई कहां से हम स्पन यान के अंदर मेजर करेंगे। दूसरा होता है आपका, ये सब मेथड आपके टाइम कंज्यूमिंग हैं, दे आर ऑल द टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इट टेक द लॉन्गर टाइम। एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आ जा पाती है, दूसरा आपका जो टाइम होता है वो आपका ज्यादा लगता है यान में, क्योंकि यान के अंदर अब आप देखें तो हेरीनेस होती है। अभी आप 6 सेम के अंदर टेस्टिंग लैब में हेरीनेस आप मेजर करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे 3 mm से जितने फाइबर होते हैं वो सब हेरीनेस के अंदर आ जाते हैं स्पन यान के अंदर, ठीक है ना। जबकि आप, तो हम स्पन यान या फिलामेंट यान का तो मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हेरीनेस नहीं होती है, लेकिन जो स्पन यान होता है इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आपका, ये सब आपके टाइम कंज्यूमिंग्स होते हैं।
ठीक है। तो थर्ड मेथड होता है आपका, मैंने आपको ये आपको बताया कि जो ये आपका लास्ट थ्योरी, एशेनहर्स्ट थ्योरी और पियर्स थ्योरी, ये एक तरीके से सब्जेक्टिव टेस्टिंग है। मतलब हम ये जो यान का डायमीटर है, इन्होंने क्या किया, फार्मूले बना रखे हैं, और अगर आपको काउंट मालूम हो तो उसके द्वारा यान का डायमीटर आप मेजर कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी लास्ट थ्योरी। आप ये देखें, जैसे आपका 6 काउंट का यान है, तो इसका डायमीटर आपका ये बड़ा होगा, ये क्रॉस सेक्शन जो होगा। अगर आपका 12 काउंट का यान है इनडायरेक्ट सिस्टम में, तो ये इसका डायमीटर आपका छोटा होगा। और अगर 24 काउंट का यान है, तो इसका डायमीटर जो होगा, जैसे जैसे काउंट आपका बढ़ता जाएगा तो यान आपका फाइन होता चला जाता है, और उसका डायमीटर जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो आपका, अगर आपका डी इसका डायमीटर है, डी अगर डायमीटर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है ना। एरिया बराबर कितना हो जाएगा, यान का एरिया बराबर हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, है ना। और ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका 1/n के। जैसे जैसे हमारा एरिया आपका बढ़ता चला जा रहा है, एरिया आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो काउंट की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, या इसको हम लिख सकते हैं कि डी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√n। मतलब जो यान का डायमीटर होता है इनडायरेक्ट सिस्टम में, वो रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके हिसाब से पियर्स ने और ये आपके एशेनहर्स्ट ने थ्योरी प्रपोज कर दी है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट थ्योरी एंड द पियर्स थ्योरी। तो आप देखें कि आपका लास्ट थ्योरी, लॉज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस फार्मूला। तो लास्ट थ्योरी के अंदर ये डी बराबर होता है आपका 1/√FN। एफ आपका कांस्टेंट होता है, एन आपका काउंट होता है। तो एफ की वैल्यू हो जाती है आपकी 800 फॉर कॉटन सिस्टम। मतलब इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू होती है 800, और एफ बराबर होता है आपका 500 फॉर वर्स्टेड सिस्टम, है ना। वर्स्टेड के अंदर हैंग साइज होता है आपका 560 का, और कॉटन के अंदर हैंग साइज होता है आपका 840 यार्ड का। ठीक है ना। मतलब आप काउंट निकालते हैं तो उसके अंदर जो ली आपकी बनती है, नंबर ऑफ ली 840 यार्ड की वर्स्टेड में ये। इसके बाद आपका, जैसे आप वूलन सिस्टम के अंदर चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 230। दिस इज इन द वूलन, जहां आपका जो हैंग साइज होता है वो छोटा होता है। तो ये सब इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर अगर आपको एन मालूम है तो आप डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट थ्योरी।
दूसरी आती है आपकी एसेनहर्स्ट थ्योरी। एसेनहर्स्ट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसने बताया कि डी बराबर होता है आपका उसी डायमीटर बेसिस के ऊपर 1/f अंडर रूट यार्ड्स पर पाउंड, ठीक है ना। और f की वैल्यू होती है आपकी, f यहाँ कांस्टेंट है आपका, तो f बराबर हो जाता है आपका सर 0.92। एक बार लॉस थ्योरी वापस बताना। लास्ट थ्योरी के अंदर क्या जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि d जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√n के इनडायरेक्ट सिस्टम में, है ना। तो लॉस ने क्या किया कि इसका एक फार्मूला बना दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके और डायरेक्ट कर दिया। तो d बराबर हो जाएगा 1/f√n, और f एक कांस्टेंट है आपका, f इज ए कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जैसे आप कॉटन सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, है ना, तो आपका f बराबर हो जाएगा 800, ठीक है ना। अगर आप वस्टेड में मेजर कर रहे हैं तो f बराबर हो जाएगा 500। अगर आप वूलन सिस्टम के अंदर जहां हैंग साइज आपका कम होता 256, वहां पर ये हो जाता 230, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायमीटर मेजर करना है 16 काउंट का, तो d बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा आपका 800। तो आप वैल्यू यहां पुट कर दें 1/√800 इंटू 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यान डायमीटर की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यान डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका तो आपको अगर कॉटन सिस्टम में दिया गया है दिस इज योर N1, है ना, काउंट ऑफ द वार्प, तो इसका डायमीटर हो जाएगा इतना। फिर एशियनहर्स्ट ने अपनी थ्योरी दी, है ना, और जैसे आपका d बराबर हो जाएगा 1/f यार्ड्स पर पाउंड, तो यहाँ f बराबर होता है आपका 0.92 फॉर कॉटन सिस्टम, और ये आपका 0.84 फॉर द वूलन सिस्टम। तो इसमें जो कांस्टेंट होता है थोड़ा चेंज हो जाता है आपका, ठीक है ना। और मतलब आप देखें एसेनहर्स्ट थ्योरी, ये मैं जो अभी आपको बता रहा था कि आपका d बराबर होता है आपका 1/f यार्ड्स पर पाउंड, ठीक है ना। और f की वैल्यू मैंने बताई आपको, f बराबर होता है 0.92 फॉर कॉटन सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, है ना। और यार्ड्स पर पाउंड को आप कैसे निकालेंगे, मतलब एक यार्ड में अगर आपको काउंट मालूम है n1 आपका काउंट है n, तो यार्ड्स पर पाउंड बराबर हो जाएगा n इंटू 840। अब आप अगर आपका ये n बराबर है 16 काउंट, तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/0.92 अंडर 840 इंटू 16, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका यान का आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो यान का डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके डिफरेंट
मेथड्स हैं जो डायरेक्टली आप यान का डायमीटर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डेनियर में दिया गया है तो आप उसको काउंट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका डेनियर इनटू काउंट बराबर होता है आपका 5315 है ना, और ये आपका टैक्स इनटू काउंट बराबर होता है आपका 590.6। ये आपने टेस्टिंग में पढ़ रखा होगा, ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। अगर आपका डेनियर के अंदर दिया गया है, जैसे 300 डेनियर दिया गया है आपको, यान काउंट आपका, तो इसको आप काउंट में चेंज करके फिर आप डायमीटर आप निकाल सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट में दिया गया है तो फिर आप काउंट निकाल करके इस कन्वर्जन फैक्टर से और फिर आप यान का डायमीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके मेथड्स हो गए। आपका चूंकि लॉज एंड नेशन आपने डिस्कवर किया था तो उनके नाम पर इनको हम निकालते हैं। अब आप देखें कि अब ये पियर्स ने जो फार्मूला दिया था, तो पियर्स ने क्या बताया था, T बराबर होता है 1/28√n, ठीक है ना। ये फार्मूला जो है इट इज फॉर द 100% कॉटन यान, और दूसरा आपका यान का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, इसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम VS, ये आपका 1.1 cc पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका, आप देखें जो कोई भी यान होता है आपका स्पन यान, तो इसके अंदर चाहे आप रिंग फ्रेम से बनावे, चाहे आप ओपन स्पिनिंग से बनावे, चाहे फ्रिक्शन स्पिनिंग से, है ना, तो इसके अंदर आपका 60% तो होता आपका फाइबर एक यान के अंदर, 60% इज द लगभग ये फाइबर होता है, और ये 40% आपकी एयर होती है। जितने भी आपके स्पन यान होते हैं तो इसके अंदर 40% जो होती है आपकी वो एयर होती है, ठीक है ना। तो अब जैसे आप लेते हैं कॉटन फाइबर, तो कॉटन फाइबर की जो डेंसिटी होती है DM, ये आप जानते हैं 1.54 होती है, और इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका ये होता है आपका 1/DM, ये बराबर होता है VS या स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। तो 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका VS बराबर आपका निकल के आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 0.63, है ना। इसकी तो वैल्यू होती है ग्राम पर सीसी डेंसिटी ऑफ फाइबर, और इसकी वैल्यू होती है आपका सीसी पर ग्राम, उल्टा हो जाता है स्पेसिफिक वैल्यू, है ना। अब जैसे आप विस्कोस का ले लें तो विस्कोस की डेंसिटी होती है 1.52, है ना। ऐसे आप नाइलोन को ले लें, मैनमेड फाइबर, इसकी डेंसिटी होती है 1.14, और आप पॉलीप्रोपाइलीन को ले लें, इसकी डेंसिटी होती है 1, तो इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तभी आप देखते हैं सबसे जो हैवी फाइबर होता है वो दैट इज योर द कॉटन फाइबर। ये आपकी जो जीन्स वगैरह बनती है, तो अगर जब इसको आप वे करते हैं, पानी में डालते हैं, जीन्स वगैरह को वॉशिंग करते हैं, तो बड़े सबसे हैवी हो जाती है। कारण इसके हो जाता है कि कॉटन फाइबर की डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होती है आपकी, ठीक है ना।
तो वैसे ही आप देखें तो जो यान होता है, इसका जो पियर्स ने क्या किया कि संसार के सभी कॉटन यान ले लिए और इन सब का इसने स्पेसिफिक वॉल्यूम को चेक किया, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकला 1.1 सीसी पर ग्राम, और इसी के आधार पर इन्होंने ये इक्वेशन आपकी निकाली है 1/28 √n। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पियर्स थ्योरी द्वारा, अगर आप देखें तो आप 1 पाउंड यान ले लें, ठीक है ना, आप ले लें 1 पाउंड यान, और काउंट है आपका, दिस इज द काउंट ऑफ द यान वे, या इसको और लिख लें आप इसको, या आप इसका वेट ले ले यान का 1 पाउंड, और काउंट है आपका, काउंट ऑफ द कॉटन यान इज इक्वल टू n। ये आपका ये आपका यान है, ठीक है। तो ये आपका यान का डायमीटर है इन इंचेस, ठीक है। और तो आपका इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम इन्होंने लिया है पियर्स ने, इज इक्वल टू 1.1 सीसी पर ग्राम, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया ये स्पन यान का वीएस है, तो वीएस बराबर कितना हो जाएगा आपका, वीएस बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यान अपॉन मास, और ये दिया गया है सीसी में, है ना। डायमीटर हमने लिया डी, है ना, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू एल। ए जहां है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ ऑफ द यार्न है, अगर एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए इज द एरिया, एरिया ऑफ यार्न, ये जो एरिया ऑफ यार्न क्रॉस सेक्शन, तो ये बराबर हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी आपकी, काउंट आपका n है, तो ये हो जाएगा 840 इंटू एन, इतने यार्ड, और इस यार्ड को आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.54, ये हो जाएगा आपका लेंथ, आपकी यान की लेंथ, 1 पाउंड यान की लेंथ हो जाएगी इतने सेंटीमीटर,
और एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका, ये डी हमने लिया है इंचेस के अंदर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो π/4 डी स्क्वायर इंटू 2.54 होल क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका एल, और मास इसका कितना है आपका, इसका जो यान का मास है 1 पाउंड है। इस 1 पाउंड को अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 453.6 इतने ग्राम में, क्योंकि आपको जो ये जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये सीसी पर ग्राम में निकला हुआ, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे सीसी में, है ना। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, तो आप देखें कि आपका जो वीसी है, वीएस है, ये बराबर हो जाएगा आपका ए इंटू एल जो आपने निकाला हुआ बटे 453.6 वॉल्यूम बटे मास। तो अब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ए और एल की जो भी आपने निकाल रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू 2.54 का होल स्क्वायर इंटू एल बराबर हो, क्यूब, हाँ ये आपका वो भी, ये एल हम अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। एल बराबर हो जाएगा आपका 840 इंटू एन इंटू 2.54, ठीक है ना। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, समझ गए आप इसको। तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 453.6। अब आप VC की वैल्यू है आपकी कितनी 1.1, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ये, हाँ ये बराबर हो जाएगा आपका 1.1। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना सर 36 से मल्टीप्लाई होगा ना और ऊपर है, 36 हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, इसको इंटू 36, ठीक ठीक ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n, तो d बराबर आपका आ जाएगा 1/27.9293 अंडर रूट n, ठीक है ना। तो ये पियर्स ने 1937 में जब ये फार्मूला निकाला था, तो उस समय वी आर नॉट हैविंग द कैलकुलेटर एंड ऑल कंप्यूटर्स एंड ऑल दोस थिंग, तो इसने इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर दिया है, दैट इज इक्वल टू d बराबर 1/28 अंडर रूट n, ठीक है ना। तो इससे हम एग्जैक्ट यान का डायमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन ये खाली कॉटन के लिए होगा, और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉटन की आपकी 1.1 है ना। जैसे मैंने बताया आपको, यान के अंदर क्या हो जाता है कि ये आपका जो मैंने अभी बताया था, ये जो डायमीटर होगा आपका d बराबर 1/28 अंडर रूट n, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। एक तो ये इट इज मेड फॉर द कॉटन, और दूसरा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 1.1 सीसी पर ग्राम है। मतलब पियर्स ने क्या किया, संसार के 5% बेस्ट कॉटन को कलेक्ट किया, उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला।
जैसे डेंसिटी हम निकालते हैं फाइबर की, इन्वर्स कर देते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। तो कॉटन का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला और ये निकल के आया 1.1 सीसी पर ग्राम। तो इसी के आधार पर हमने ये आपका फार्मूला आपका बना हुआ। तो ये जो फार्मूला आप यूज करते हैं, इट इज ओनली फॉर द कॉटन फाइबर। अगर आप पीवी या पीडब्ल्यू या आप 100% वूल वगैरह यूज करते हैं तो फिर आपका फार्मूला चेंज होगा। तो वो मैं आपको अगले टर्न पर बताऊंगा कैसे आप हर एक ब्लेंड के लिए आप या आपका डायमीटर को निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका या आपका यान के अंदर आप ट्विस्ट आप चेंज करते जाएंगे, जैसे आप हाई ट्विस्टेड यान बना रहे हैं तो उसका डायमीटर यान का और कम हो जाएगा। तो उसमें हमें या आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम को मालूम होना चाहिए कि कितना आपका है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि भी ये जो पियर्स फार्मूला है, ये दिस इज ओनली फॉर द कॉटन यान और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 1.1 सीसी पर ग्राम है, ठीक है। और अब अगर आपको पीवी का आपका डायमीटर निकालना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पीवी, है ना, जिससे इंदर द पॉलिस्टर भी है, विस्कोस भी है, या आपका पीसी का आपको निकालना है। तो इनका डायमीटर आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है इट इज ओनली फॉर द कॉटन फाइबर। विस्कोस फाइबर की आपका कॉटन फाइबर या आपका पॉलिस्टर फाइबर की डेंसिटी आपकी अलग अलग होगी, तो डायमीटर आपका अलग अलग होगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कॉटन यान की जीन्स लेते हैं, है ना, कॉटन की, तो बड़ी हैवी होती है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है। आप ब्लेंडेड यान या नाइलॉन या दूसरे फाइबर की आप अगर ट्राउजर्स लेते हैं जैसे आपका, तो वो हल्का होता है क्योंकि डेंसिटी उसकी कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि यान डायमीटर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आजकल आप देखें तो ज्यादातर आपका जो पॉलीप्रोपाइलीन है, ये फाइबर आपका मैक्सिमम यूज हो रहा है आपका जियो टेक्सटाइल के अंदर। कारण इसका ये होता है कि ये सबसे हल्का फाइबर है। और ये आप देखें तो अभी आपको ये इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा फाइनल के अंदर, है ना। तो ज्यादातर आपका पॉली